हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो, इससे पहले रेजोनेंस के हमने 6 एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लिया। अब इस एप्लीकेशन में देखो, कंपाउंड्स आपको गिवन होते हैं और उन गिवन कंपाउंड्स में एक स्पेसिफिक बॉन्ड की लेंथ आपको कंपेयर करना होता है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखो, आपको सपोज ये कंपाउंड्स गिवन है, और इन कंपाउंड्स में सपोज आपको कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। अब देखो, इन बॉन्ड लेंथ्स के कंपैरिजन में रेजोनेंस की क्या एप्लीकेशन हो सकती है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, जिन बॉन्ड्स को आपको कंपेयर करना है, जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले आप ये चेक करें इन गिवन कंपाउंड्स में रेजोनेंस कौन कौन से कंपाउंड्स में पॉसिबल है। क्या हम बात कर सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड में देयर विल बी नो रेजोनेंस, बट इन सेकंड कंपाउंड रेजोनेंस इज प्रेजेंट। और आप ध्यान देना, जिस बॉन्ड की लेंथ हमें कंपेयर करना है उस बॉन्ड के अराउंड भी रेजोनेंस है। कैसे? आप देखो, क्लोरीन हैज लोन पेयर, एंड इट्स लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। यहां पर क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो फिर तो इस केस में रेजोनेंस होगा। और ऐसे में क्या हम बात कर सकते हैं, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में जहां पर हमें रेजोनेंस मिलेगा उनका एग्जिस्टेंस, जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, तो फिर हमें कंपैरिजन हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना होगा। अब ऐसे में हम बात कर सकते हैं, देखो फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो रेजोनेंस एब्सेंट है, और रेजोनेंस अगर एब्सेंट है तो फिर तो जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर इस कंपाउंड का दिया हुआ है ये इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होगा। और इस एक्चुअल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है दैट इज प्योर सिंगल बॉन्ड। बट सेकंड कंपाउंड में जैसा कि रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के इस मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर में होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर में फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ना होकर के कैसा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। जरा हाइब्रिड को आप इमेजिन करें, तो इस कंपाउंड के हाइब्रिड में आप कह सकते हैं कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, जिस बॉन्ड की लेंथ हमें कंपेयर करनी होगी, इस स्ट्रक्चर में जरूर वो सिंगल बॉन्ड शो किया हुआ है, लेकिन जैसा कि इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, हम कह सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड ना होकर के पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो फिर तो हम बात कर सकते हैं जिन 2 कंपाउंड्स में हमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की लेंथ को कंपेयर करना है, क्या हम कह सकते हैं इन बॉन्ड्स की बॉन्ड ऑर्डर में ही डिफरेंस है। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहां पर बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बॉन्ड ऑर्डर का है तो बॉन्ड ऑर्डर का लेंथ के साथ में आप कंसेप्ट जानते हैं। क्या मैं बात कर सकता हूं विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। कैसे हम बात कर सकते हैं? आप ध्यान देना, ये एक जनरल कंपैरिजन आप सभी जानते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इन बॉन्ड्स की लेंथ्स को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में रेजोनेंस की एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होगा वो हाइब्रिड होगा, और हाइब्रिड में बॉन्ड हमें कैसा मिलेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर हमें हाइब्रिड में बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा तो जरा बता सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड को भी अगर इस ऑर्डर में प्लेस किया जाए तो बॉन्ड लेंथ में वो इस ऑर्डर में कहां पर आएगा? क्या मैं कह सकता हूं पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें पार्शियल डबल बॉन्ड की, तो पार्शियल डबल बॉन्ड हमें यहां पर सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में मिलेगा। मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड को भी अगर आप बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में प्लेस करें तो ये यहां पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। इसका मतलब तो फिर हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है, जबकि सेकंड मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिड मॉलिक्यूल में इसका एग्जिस्टेंस होगा, और हाइब्रिड मॉलिक्यूल में बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड ना होकर के कैसा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो फिर तो प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी सेकंड के कंपैरिजन में। तो क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? हाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस वी कैन कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज 2 बॉन्ड्स इन गिवन मॉलिक्यूल्स।
एक और एप्लीकेशन आप समझे, एक और एग्जांपल आप समझे, फिर इसको हम आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। आप ध्यान देना। सपोज ये टू कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं और अब इन टू कंपाउंड्स में आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। फिर से आप देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए पहले तो हम ये चेक कर लें कि इन मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्या हम बात कर सकते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एब्सेंट है, यहां पर रेजोनेंस एब्सेंट है, जबकि इस मॉलिक्यूल में पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है। और अगर इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है तो फिर तो रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल का एक्चुअल एग्जिस्टेंस हाइब्रिड होगा, और अगर इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस हाइब्रिड होगा तो जिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हमें कंपेयर करना है, क्या मैं कह सकता हूं ये बॉन्ड हाइब्रिड मॉलिक्यूल में कंप्लीट डबल बॉन्ड ना करके कैसा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। सो दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड इन इट्स एक्चुअल एग्जिस्टेंस, दैट इज हाइब्रिड। जबकि फर्स्ट मॉलिक्यूल में देयर इज नो रेजोनेंस, तो जैसा इसका एग्जिस्टेंस है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये अगर इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस है तो फिर यहां पर स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड होगा। अब प्योर डबल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड, जरा इन बॉन्ड लेंथ्स को कंपेयर किया जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कंप्लीट डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो सेकंड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी फर्स्ट के कंपैरिजन में। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। अल्टीमेटली अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, देखो कि अगर आपको एक ऐसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रेजोनेंस है तो हाइब्रिड मॉलिक्यूल में वो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा ध्यान देना, यहां पर मैं बात करना चाह रहा हूं इफ देयर इज रेजोनेंस अबाउट सिंगल बॉन्ड, मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर रेजोनेंस है तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस this molecule or this single bond gets converted into partial double bond। जरा ध्यान देना, अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रेजोनेंस है तो रेजोनेंस की वजह से ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड विल एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? और आप सोचिए, अगर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड अगर पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, एंड ऑन मूविंग टुवर्ड्स डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। तो इस केस में bond length decreases. Now, depending on extent of resonance, अब आप ध्यान देना, depending on extent of resonance, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, क्या मैं कह सकता हूं डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स उतने ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स जितने ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे बॉन्ड लेंथ आप कह सकते हैं उतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है? तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स उतने ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स जितने ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे आप कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से आप सोचिए, अगर एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, जैसे यहां कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा। अब ऐसे में आप सोचिए, डबल बॉन्ड का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दिस डबल बॉन्ड विल एक्वायर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स। डबल बॉन्ड जो होगा उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और ऐसे में आप सोचिए अगर डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो फिर तो इस केस में बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। क्या बात समझ में आ रही है? इस केस में आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप सोचिए डबल बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होते हैं मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है
तो डबल बॉन्ड के पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने का मतलब है इट इज मूविंग टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और डबल बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे तो फिर तो बॉन्ड लेंथ आपको एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिलेगी। एंड नाउ डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, उस डबल बॉन्ड का जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा, आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स उतने ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, और जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे बॉन्ड लेंथ आपको एक्सपेक्टेड से उतनी ज्यादा मिलेगी। सो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन गिवन मॉलिक्यूल्स। इस तरह से आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पर इसकी एप्लीकेशन आपको बताता हूं, फिर आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे, राइट? जैसा आप देखो इन 3 मॉलिक्यूल्स में अगर हमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, अब ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करना है। देखो तीनों ही मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा, जब आप गिवन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो जिस बॉन्ड की लेंथ आपको कंपेयर करना है उसके अराउंड आप देखिए क्या वहां पर रेजोनेंस का कुछ कंडीशन है। क्या मैं कह सकता हूं इन ऑल द 3 कंपाउंड्स रेजोनेंस इज प्रेजेंट बिकॉज लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन and that lone pair is in conjugation with pi bond of ring। तो यहां पर इस lone pair का pi bond के साथ conjugation की वजह से resonance होगा। In fact, it is present in all the 3 molecules। तीनों ही molecules में ये resonance present है। अब ऐसे में आप सोचिए अगर इन molecules में resonance present है तो फिर तो इनका actual existence कैसा होगा, hybrid। और अगर इनका actual existence hybrid होगा तो hybrid में तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो bonds जिनकी length हमें compare करना है ये बॉन्ड्स हाइब्रिड में प्योर सिंगल बॉन्ड ना होकर के कैसे होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे। अब ऐसे में आप सोचिए यहां पर हम बात कर सकते हैं द बॉन्ड विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरह से ये बॉन्ड भी प्योर सिंगल बॉन्ड ना होकर के हाइब्रिड मॉलिक्यूल में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, मतलब यहां पर भी हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। And in this molecule also the bond will be partial double bond, so it will also acquire double bond characters because of resonance। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप देखो सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि सभी में रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड कह रहा हूं, तो ऐसे में आपको देखना है कि कहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स ज्यादा और कहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स कम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स जो इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से, क्योंकि इस लोन पेयर का पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में यहाँ पर इन्वॉल्व है। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, इस लोन पेयर का जितना ज्यादा रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या मैं कह सकता हूँ इस सिंगल बॉन्ड में उतने ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, और जितने ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे बॉन्ड लेंथ क्या मैं कह सकता हूँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से कम हो जाएगी। अब जरा ध्यान देना, देखो ये जो मॉलिक्यूल है क्या मैं कह सकता हूँ इस मॉलिक्यूल को इन मॉलिक्यूल्स के लिए हम रेफरेंस मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें because whatever is in this molecule it is common to all। तो ऐसा करते हैं यहां पर इस कंडीशन को हम रेफरेंस मान लेते हैं। अगर इस कंडीशन को रेफरेंस मान लिया जाए तो अब जरा ध्यान देना सेकंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मैं आपको पहले थर्ड मॉलिक्यूल के बारे में बताता हूं। देखो इस केस में यहां पर ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है और इस CHO ग्रुप का इस रिंग पर क्या इफेक्ट होगा, क्या मैं कह सकता हूं -m। CHO ग्रुप का रिंग के लिए -m इफेक्ट होगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। अब ऐसे में आप सोचिए
अगर CHO ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो इस NH2 ग्रुप की लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि NH2 ग्रुप का प्लस m इफेक्ट हो रहा है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है मतलब प्लस m, और CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है मतलब माइनस m। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप का माइनस m इफेक्ट होगा, इस ग्रुप का जो माइनस m इफेक्ट होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा वो NH2 प्लस NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को सपोर्ट करेगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि CHO ग्रुप एक तरह से NH2 ग्रुप को क्या कहेगा कि तू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, मैं इलेक्ट्रॉन लेने का काम करूंगा, तू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करूंगा। मतलब NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को CHO ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सपोर्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? या फिर आप ये कह सकते हैं देखो कि अगर CHO ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रिंग की NH2 ग्रुप से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहां पर रेजोनेंस जो होगा, देखो अगर इस लोन पेयर के रेजोनेंस को मैं रेफरेंस मान लूं, अगर इस लोन पेयर के रेजोनेंस को मैं रेफरेंस मान लूं तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर लोन पेयर का जो रेजोनेंस होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। और ध्यान देना, अगर इस लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा तो फिर तो यहां पर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे वो ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, राइट? अब जरा सेकंड मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। देखो सेकंड मॉलिक्यूल में यहां पर OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और क्या मैं कह सकता हूं OCH3 ग्रुप इज लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड दैट लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप शोज प्लस m इफेक्ट। ये तो अपना लोन पेयर डोनेट करने का काम करेगा ना। अब ऐसे में आप सोचिए NH2 ग्रुप का प्लस m इफेक्ट है, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, OCH3 का भी प्लस m इफेक्ट है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब ये भी डोनर ग्रुप है और ये भी अगर डोनर ग्रुप है तो फिर तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होगा। एक तरह से सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं कि OCH3 ग्रुप NH2 ग्रुप को क्या कहेगा, जैसे NH2 ग्रुप ने कहा कि मैं लोन पेयर डोनेट करूंगा तो OCH3 ग्रुप क्या कहेगा, मैं भी लोन पेयर डोनेट करूंगा। दोनों में कंपटीशन है। जबकि CHO ग्रुप में ऐसा नहीं था, CHO ग्रुप तो इवन NH2 ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था कि NH2 ग्रुप ने कहा मैं लोन पेयर डोनेट करूंगा, CHO ग्रुप ने कहा तू लोन पेयर डोनेट कर, मैं इलेक्ट्रॉन लेने का काम करूंगा। जबकि यहां पर कंपटीशन है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट होगा वो NH2 के डोनेटिंग इफेक्ट को कॉम्पीट करेगा, उसको कम कर देगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं देखो कि अगर OCH3 भी रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, OCH3 भी अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर तो रिंग की NH2 ग्रुप से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस होगा वो इसके कंपैरिजन में लेस होगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट कर पाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसके पार्टिसिपेशन को OCH3 के लोन पेयर का पार्टिसिपेशन कॉम्पीट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब ऐसे में आप सोचिए अगर इस लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो फिर रेजोनेंस की वजह से जो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी कम इंट्रोड्यूस होंगे। क्या समझ में आ रही बात? ये बस अब ऐसे में आप देखो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स की कंडीशन है, तो क्या मैं कह सकता हूं डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स जितने कम होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो फिर तो यहाँ पर सेकंड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन इट विल बी फर्स्ट, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ आएगी थर्ड की, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा हैं। सो दिस इज अबाउट कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में कंसेप्ट अप्लाई करके बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कंसेप्ट मैंने आपको अप्लाई करके बताया। बस इसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करना है। मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना, आगे मैं उसके आंसर्स डिस्कस करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट अब आपको जो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं वो ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इसमें आपको कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। इन कंपाउंड्स में आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। इन 3 मॉलिक्यूल्स में ये जो यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा एंड बीटा, ये इस मॉलिक्यूल की 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को आपको कंपेयर करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में अल्फा बीटा एंड गामा, इन 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 8।
और इस एप्लीकेशन में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। याद करें ये एप्लीकेशन हमने आई फैक्ट में भी डिस्कस की है और आई फैक्ट में मैं आपको इसका कंसेप्ट बता चुका हूँ। आप याद करें एसिडिक स्ट्रेंथ का जब आपको कंपैरिजन करना होता है तो दैट इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। याद करें ये कंसेप्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट में ही डिस्कस कर लिया था, बस उसी कंसेप्ट की एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लेना है। आप ध्यान देना, ये हमने डिस्कस किया है एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of conjugate base. It is directly proportional to stability of conjugate base. और याद करें conjugate base जिस कंपाउंड का ज्यादा स्टेबल होगा वही कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसा कंसेप्ट हमने आईफैक्ट में डिस्कस किया है। चलिए मैं आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करके बताता हूँ। आप ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आप ध्यान दें, जैसे आप देखो इन दो कंपाउंड्स की अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, एसिटिक एसिड एंड फिनॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर आपको इन दो कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो मैंने आपसे क्या कहा, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो पहले हम इनके कॉन्जुगेट बेस बनाए और उनका फिर हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। अब कॉन्जुगेट बेस आप कैसे बनाओगे, बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो आप ध्यान देना, इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस, इसके लिए आपको करना क्या है, यहां से H+ को रिमूव करना है और यहां से अगर आप H+ को रिमूव करेंगे तो इस प्रोटॉन एलिमिनेशन के साथ में इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा ये एसीटेट आयन। एक तरह से हम कह सकते हैं एसीटेट आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। और इसी तरह से आप देखो अगर हम फिनॉल के करस्पॉन्डिंग अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो यहां से जब आप H+ को रिमूव करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस आपको मिल जाएगा ये आयन, एंड दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। और बस अब इन कॉन्जुगेट बेस का हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। एक बात आप ध्यान देना, देखो जिन्हें हम कॉन्जुगेट बेस करें, जिन आयंस की हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, क्या मैं कह सकता हूं वो आयंस अनायंस ही तो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं हमें अनायन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। और अगर हमें अनायन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है तो फिर तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एप्लीकेशन नंबर 3। आप याद करें एप्लीकेशन नंबर 3 में हमने अनायंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन डिटेल में डिस्कस किया था और उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, उसके क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं। इवन आप याद करो एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन, इन दोनों का स्टेबिलिटी कंपैरिजन भी हमने डिस्कस किया है। और याद करें स्टेबिलिटी कंपैरिजन, मैं आपको रिपीट करता हूं, देखो कंसेप्ट मैं आपको रिपीट करता हूं। जब हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, तो याद करें हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस में सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज ऑन एटम। अब जरा देखो जो स्ट्रक्चर आपको अभी गिवन है, उन स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो दोनों में चार्ज ऑन एटम अभी तो आपको सेम दिख रहा है। यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। फिर हम बात करते हैं रेजोनेंस की। अब यहां भी रेजोनेंस है और यहां भी रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। और याद करें जब दो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी के लिए जिनमें दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि उस केस में कंपैरिजन का बेसिस क्या होता है, कौन कितना रूल। याद आ रहा है, ये हमने अनायन की स्टेबिलिटी के जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इनफैक्ट यही जब मैंने एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन डिस्कस किया था एप्लीकेशन नंबर 3 में, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कौन कितना रूल। और कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो देखो दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है और रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल को हम हमेशा कैसे कंपेयर करते हैं, कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो
कौन वाले पार्ट में अगर बात की जाए तो यहां पर आप बता सकते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन, और यहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बन। और अगर कौन वाला पार्ट डिफरेंट है तो फिर हम कौन वाले पार्ट के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। तो आप सोचिए यहां नेगेटिव चार्ज का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन के साथ में, यहां नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कार्बन के साथ में है, तो बताओ कहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन, मोर ईएन। मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग एसीटेट आयन विल बी मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। याद करें ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं और ये मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस केस में इनफैक्ट यहां पर आप कह सकते हैं कि दोनों आयंस का हमने स्टेबिलिटी कंपैरिजन किस बेसिस पर किया है, चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर किया है। क्योंकि आप याद करो ये भी मैंने आपसे कहा था क्वेश्चंस डिस्कस करते टाइम कि जब भी आप आयंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं और अगर चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो चार्ज ऑन एटम के लिए आपको यह भी देखना होगा कि वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन सा एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जिस एटम पर वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो एटम भी तो चार्ज ऑन एटम में काउंट होगा ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इस केस में नेगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर होगा, रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पर। यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कहां ट्रांसफर होगा, कार्बन पर। यहां ऑक्सीजन या कार्बन, मतलब चार्ज ऑन एटम में डिफरेंस आ गया ना। यही तो कौन वाला पार्ट होता है, याद करें कौन कितना रूल में कौन पार्ट क्या कवर करता है, चार्ज ऑन एटम को कवर करता है, और कितना पार्ट क्या कवर करता है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस को कवर करता है। और रेजोनेंस कम या ज्यादा, मतलब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस कम या ज्यादा, क्या मैं कह सकता हूं। इससे पहले तो हम ये देखते हैं कि चार्ज ऑन एटम क्या है। रेजोनेंस से पहले हम किसको प्रायोरिटी में रखते हैं कंसेप्ट में, चार्ज ऑन एटम को। तो यहां पर आप कह सकते हैं दोनों में चार्ज ऑन एटम में ही डिफरेंस है। यहां पर चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है, यहां पर चार्ज कार्बन पर आ रहा है, तो फिर तो एसीटेट आयन विल बी मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। और इसी पूरे एक्सप्लेनेशन को मैंने एक शॉर्ट कंसेप्ट में आपको मैंने उसका नेम दिया था कौन कितना रूल। तो कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। और क्या मैं कह सकता हूं अगर ये आयन ज्यादा स्टेबल है, ये अनायन अगर ज्यादा स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है, तो जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब एसिटिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्या समझ में आया? तो एसिटिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है बिकॉज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉक्साइड आयन। क्या बात क्लियर हो रही है? या आप कह सकते हैं its conjugate base acetate ion is more resonance stabilized as compared to phenoxide ion। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, या आप कह सकते हैं कि acetate ion is more stable on the basis of charge on atom। ये चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर ज्यादा स्टेबल होगा फिनॉक्साइड के कंपैरिजन में। क्लियर होगी बात ये? तो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बस इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना है। पहले एक क्वेश्चन पर मैं आपको फिर से इसको अप्लाई करके बताता हूँ, बाकी फिर आप क्वेश्चंस को खुद को ट्राई करना है, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें। ये 5 कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं और इन 5 कंपाउंड्स का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। द कंपाउंड्स आर सल्फोनिक एसिड, इट इज SO3H। द कंपाउंड्स आर सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल एंड वाटर। इन कंपाउंड्स का हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं इन कंपाउंड्स का तो आपको ऑर्डर, ठीक है, कंसेप्ट तो हम डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली हम इसका आंसर भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आगे क्वेश्चंस करते टाइम मिस्टेक्स ना हो, आपकी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग फास्ट हो। तो इन कंपाउंड्स का तो एक जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो वैसे भी आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो तो एक जनरल आइडिया आपको पहले से होना चाहिए। मतलब कंपाउंड्स को देखते ही समझ में आना चाहिए
कि अच्छा सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल, वाटर दिए हुए हैं, तो इनका तो एक जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें ये मिलता है। वो एक जनरल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट तो हम अप्लाई कर लेते हैं। चलिए आप देखो, मैंने आपसे क्या कहा, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो इन सभी कंपाउंड्स के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम क्या करें, कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, H+ को रिमूव करना होगा। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपको H+ को रिमूव करना होगा। तो अब आप देखो, इनके करस्पॉन्डिंग अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ये आपके पास इन कंपाउंड्स के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हैं। और जो कॉन्जुगेट बेस हैं आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आर आयंस। और अनएंस का एप्लीकेशन, तो अनएंस की स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करना है, क्योंकि इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन का मतलब एक तरह से आपको अनएंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। और अगर हमें इन अनएंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है, तो फिर तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एप्लीकेशन नंबर 3। और एप्लीकेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चार्ज ऑन एटम। क्या मैं कह सकता हूं, जो स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए, जो स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए, उन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सब में चार्ज ऑन एटम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम बात करते हैं रेजोनेंस की। जरा ध्यान देना, फर्स्ट में रेजोनेंस प्रेजेंट है, इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। सेकंड में भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, थर्ड में रेजोनेंस प्रेजेंट, फोर्थ और फिफ्थ में हम कह सकते हैं रेजोनेंस एब्सेंट है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो फिर तो रेजोनेंस के बेसिस पर क्या मैं कह सकता हूं, 1 2 3 आर मोर स्टेबल देन 4 and 5। ध्यान देना, रेजोनेंस के बेसिस पर अगर बात की जाए तो इस केस में 1 2 and 3 आर मोर स्टेबल देन 4th and 5th। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, 1 2 3 में रेजोनेंस है। अब तीनों आयंस में अगर रेजोनेंस है तो यहां पर कंपैरिजन कैसे करें? तो याद करो, रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर करते हैं कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग। तो बताओ, यहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ऑक्सीजन। क्योंकि आप सोचिए, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कहां ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा। और क्या मैं कह सकता हूं, इवन 1 मोर ऑक्सीजन, क्योंकि ये भी तो कॉन्जुगेशन है, ये भी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है ना। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ऑक्सीजन। यहां पर रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? यहां पर भी ऑक्सीजन है, क्योंकि यहां भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा। मैं कौन वाला पार्ट चेक कर रहा हूं, यहां पर रेजोनेंस पर कौन पार्टिसिपेट करेगा? कार्बन। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कहां ट्रांसफर होगा? कार्बन पर ट्रांसफर होगा। तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन में क्या मैं कह सकता हूं, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल बी मोर स्टेबल। मतलब ये कंफर्म है कि 1 and 2 आर मोर स्टेबल देन 3 एंड दैट इज मोर स्टेबल देन 4 and 5। क्या बात समझ में आ रही है? अब 1 and 2 में अगर हम बात करें तो दोनों में रेजोनेंस है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर करते हैं कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 and 2 में कौन वाला पार्ट तो सेम है। 1 and 2 में कौन वाला पार्ट सेम है, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन। और अगर कौन वाला पार्ट सेम है तो बात करेंगे कितना रेजोनेंस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज ओवरऑल 3 ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 2 3। और यहां पर नेगेटिव चार्ज की अगर बात की जाए तो ओवरऑल 2 ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फिर तो कितना वाला पार्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो फर्स्ट में रेजोनेंस ज्यादा है सेकंड के कंपैरिजन में। तो फिर तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, दैट इज मोर स्टेबल देन थर्ड। और अब हमें बात करना है 4th and 5th की। 4th and 5th दोनों में रेजोनेंस एब्सेंट है। और याद करें, रेजोनेंस अगर एब्सेंट है तो फिर हम कंपेयर करते हैं किस बेसिस पर? इंडक्टिव के बेसिस पर। जरा देखो, यहां पर अगर बात की जाए तो इथाइल ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट फॉर दिस नेगेटिव चार्ज। और H की अगर बात की जाए तो H के केस में हम कहते हैं नो आई इफेक्ट। तो बताओ, अनएन के लिए क्या अच्छा होगा, नो आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट? आंसर है नो आई इफेक्ट, क्योंकि याद करो प्लस तो माइनस के लिए खराब होता है ना, प्लस तो माइनस को डिस्टेबलाइज करता है। तो प्लस इफेक्ट से तो अच्छा होगा नो इफेक्ट, मतलब 5th विल बी मोर स्टेबल देन 4th। तो ये यहां पर इन अनएंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 1 2 3 5 4।
और ये अगर अनएंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 1 2 3 5 4, तो जो अनएंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। मतलब इन कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको मिल जाएगा 1 greater than 2 greater than 3 greater than 5 and greater than 4। ये हमारे पास कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। और इसके अकॉर्डिंग अब देखो, ये तो कंसेप्ट की बात हो गई, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक ये जनरल आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इन 5 कंपाउंड्स में क्या मैं कह सकता हूं, सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है, तो सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अगर आप ध्यान दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। और ध्यान देना, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, क्योंकि थर्ड के बाद में फिफ्थ आ रहा है, एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्या बात क्लियर हो रही है? तो मैं चाहूंगा कि ये एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, ये एक जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये एक जनरल ट्रेंड आपको इन कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पर ऑर्डर में हमें कुछ एग्जांपल में आगे पीछे मिल सकता है ऑर्डर, लेकिन अगर मैं एक जनरल ऑर्डर की बात करूं, एक जनरल ट्रेंड की बात करूं, तो इन कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक जनरल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कुछ एक्सेप्शनल केस को अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक जनरल ट्रेंड, एक जनरल ऑर्डर हमें इन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मिलता है। तो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बस इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस ट्राई करना है। मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, आगे फिर उन क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो इस एप्लीकेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। इन कंपाउंड्स का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा, बीटा एंड गामा, इन 3 हाइड्रोजन्स का आपको कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 OH ग्रुप मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जिनका आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 में अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, इन 4 हाइड्रोजन्स का एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कंपैरिजन करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, इन हाइड्रोजन्स का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आगे डिस्कस करूंगा, ताकि इन क्वेश्चंस को ट्राई करने से आपको समझ में आएगा कि हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड्स, राइट।